हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 की। ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टेंस की बात की थी, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो उतनी सारी चीजों पे आई एम श्योर कि आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर की होगी। उन सारी चीजों पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके आगे की चीजें। अच्छा, ये जो सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम टू काइंड ऑफ कनेक्शंस करते हैं रेजिस्टेंस का। कल मैंने ये भी बताया था आपको ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है, इन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस सिंगल वायर के साथ कनेक्ट है या पैरेलली कनेक्ट है तो उनका क्या बेनिफिट या क्या लॉस होता है कि हम टू काइंड ऑफ वे में करते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा, हम यहां बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेज ज्यादा होती हैं, एडवांटेज कम होती हैं। दैट्स व्हाई हम लोग सबसे पहले सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। क्या डिसएडवांटेज होती है इनकी, थोड़ा सा समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, इन द सीरीज सर्किट if one electrical appliances stop working then all other appliances also stop working. How is it possible कि अगर एक एप्लियंस स्टॉप वर्किंग हो रहा है तो बाकी के सारे एप्लियंस स्टॉप हो जाएंगे। कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किट है, अब इसमें पहले एक बल्ब कनेक्ट हुआ, फिर आके यहां दूसरा बल्ब कनेक्ट हुआ, फिर यहां आके कोई तीसरा बल्ब कनेक्ट हुआ, ये आ गया चौथा बल्ब कनेक्ट हुआ, ये सर्किट पूरा हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अभी जब करंट फ्लो हो रही है तो सारे के सारे बल्ब इसमें जल रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है कि वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि पहला बल्ब फ्यूज हो गया, जस्ट इमेजिन करो कि पहला बल्ब क्या हो गया बेटा, फ्यूज हो गया। यहां पर ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो करंट इस पॉइंट तक आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो सर्किट कंप्लीट हुआ बेटा, नहीं कंप्लीट हुआ। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस वर्कआउट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा, मैं यहां से थोड़ा सा इनको हटाता हूं, सॉरी, ये पूरा का पूरा ही हट जा रहा है। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं। यहां पर देखिएगा, तो मान लीजिए ये एक बल्ब था, तो ये फ्यूज था पहले, ये आ गया। अगर मान लीजिए हमारा सेकंड नंबर का बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है, हमारा सेकंड नंबर का बल्ब क्या हो गया बेटा, फ्यूज हो गया। तो अगर सेकंड नंबर का बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या बाकी के ये दोनों जलेंगे? नहीं जलेंगे। क्या ये पहला वाला जलेगा? चेक करते हैं। कुछ बच्चे ज्यादातर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी यहां तक तो पहुंची तो इसको तो जलना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, करंट देखो, यहां आकर करंट रुक गया, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं माना जाता है, करंट फ्लो करता हुआ नहीं माना जाता। जब हमारा सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो करंट फ्लो ही नहीं हुआ। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं हुआ, तो जब करंट नहीं फ्लो हुआ तो क्या ये दोनों तो वैसे नहीं जलेंगे? क्या ये जलेगा? नहीं, क्योंकि सर्किट ही नहीं कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी नहीं जलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला बल्ब भी सही है और ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज होता है, तो क्या होगा, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज होगा तो ये वाला बल्ब तो वैसे नहीं जलेगा, लेकिन इसके पीछे के साइड में जो पीछे यहाँ पे दो बल्ब हैं ये भी नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बल्ब फ्यूज है तो सर्किट फिर से अनकंप्लीट है कि नहीं है? तो यानी कि अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हुआ
तो क्या ये तीनों जलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट अनकंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस खराब होता है, कोई भी एक भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का काम करना बंद होता है, तो बाकी के जो सही इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं वो भी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर मान लीजिए आपने सीरीज में कोई कनेक्शन किया और अगर एक एप्लियंस खराब हुआ तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस काम नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा देखिएगा, इन सीरीज सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैव ओनली वन स्विच, दे कैन नॉट टर्न ऑफ सेपरेटली। यानी कि इनके लिए केवल एक सिंगल स्विच होता है। अब एक सिंगल स्विच होने का मतलब, मान लीजिए कि यहां पर एक सिंगल स्विच रखा गया है, तो ये स्विच अगर ऑन है तो सारे बल्ब जल रहे हैं। मान लो सारे बल्ब सही हैं अभी, तो ये स्विच ऑन है तो सारे बल्ब जलेंगे, स्विच ऑफ तो सारे बल्ब बंद। अब तुम सोचो कि तुम्हारे कमरे में 4-5 लाइट लगी है, तुमको मन कर रहा है एक लाइट जलाने का, लेकिन तुम्हारे लाइट सारी सीरीज में कनेक्टेड है, तुमको एक लाइट जलाने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही तुम जलाओगे सारी लाइट जलेगी, जैसे ही तुम ऑफ करोगे सारी लाइट बंद हो जाएगी। तो यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एक स्विच से कनेक्ट होंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट आएगा कि तुमको जो जलाना है वो तुम जला नहीं सकते हो, तुमको अननेसेसरीली या तो सारे जलाओ या तो सारे के सारे बंद करो। ठीक है, ये भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, इन सीरीज सर्किट ऑल एप्लियंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सबके पास सेम वोल्टेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब कॉम्बिनेशन देखा था तो हम लोगों ने V1 V2 करके निकाला था ना, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा। यानी कि हर एक को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को अगर डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो ये डिफरेंट तरीके से वर्कआउट भी करेंगे, तो ये भी एक नुकसान है। ठीक है, अगला, इन सीरीज सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस। सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है समझते हैं। हमने बताया था कि सीरीज सर्किट में जो RS निकलता है वो क्या हो जाता है बेटा, R1 जो RS निकलता है बेटा वो क्या निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये सभी के सभी 1-1 ओम के रेजिस्टेंस हैं। सभी कितने हैं, 1-1 ओम के रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इनको जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 4 ओम का। तो यानी कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं तो ओवरऑल टेम्परेचर यानी कि हीटिंग इफेक्ट रेज होता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि सीरीज सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ते हैं, कॉज ऑफ ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर ये सारे के सारे डिसएडवांटेज है तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका केवल एक सिंगल एडवांटेज होता है। अगर मैं इसके सिंगल एडवांटेज की बात करूंगा तो इसका एक सिंगल एडवांटेज ये होता है कि ये लो कॉस्ट होता है, कि तुम्हें बहुत ज्यादा वायर नहीं लगाना पड़ेगा। हर एक एप्लियंस को एक सिंगल वायर में कनेक्ट कर दो, इसको डायरेक्टली केवल एक सिंगल स्विच से कनेक्ट कर दो, तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ स्विच नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो ये लो कॉस्ट होता है, ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, ये लो कॉस्ट होता है, यही इसका एक बेनिफिट है, लेकिन नुकसान ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, पैरेलल कनेक्शन के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। तो हम यहां बात करेंगे एडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट की। एडवांटेज ऑफ द पैरेलल सर्किट कह रहा है, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर एप्लियंस कीप वर्किंग। अगर एक खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं, बाकी काम करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये हमने 3 बल्ब ले लिया जो कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली।
तो मान लीजिए एक करंट यहाँ गई, एक करंट यहाँ गई, एक करंट यहाँ गई, मान लीजिए ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो हो गया तो हो गया। तो यहाँ देखो करंट यहाँ तक तो आ ही रही है, इसके बाद ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर करंट अगर 3 अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से जो करंट जाएगी ये अपना सर्किट नहीं पूरा करेगी क्योंकि ये खराब हो चुका है। लेकिन ये जो करंट जा रही है, इसका बल्ब तो सही है, तो ये तो पूरा का पूरा आगे फ्लो करेगा, तो बाकी के दोनों अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो दैट्स व्हाई ये ग्लो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्यूज है तो बाकी दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से कोई भी बल्ब अगर डिफेक्ट होता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस खराब होते हैं, तो बाकी के इलेक्ट्रिकल एप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मली वर्क करते हैं। नेक्स्ट, इन पैरेलल सर्किट क्या कह रहा है देखिएगा, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को आप उसका खुद का स्विच दे सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेनिफिट मिलता है क्या, कि आपको जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज करना है उसका एक अलग स्विच होगा, आप उससे उसको हैंडल करेंगे। लाइट जलानी है जला लीजिए, जहां की बंद करनी है वहां की बंद कर लीजिए, ठीक है। आपको कमरे में 2 ही 3 लाइट जलानी है, 2 ही 3 लाइट जलाइए, सिंगल लाइट जलानी है सिंगल लाइट जलाइए। तो आप हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए एक अलग स्विच को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसमें किसी का इफेक्ट, किसी भी ऐसी डिवाइस जो कि खराब हो चुकी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो कि काम करना बंद कर चुका है, उसका कोई इफेक्ट अदर एप्लायंसेस पे नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आप जिसको यूज करना चाहते हैं उसी को केवल प्रॉपर्ली यूज करेंगे, अननेसेसरली आपको सबको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इन पैरेलल सर्किट ऑल द एप्लायंसेस गेट द सेम वोल्ट। क्योंकि ये सेम पोटेंशियल बिटवीन द सेम पॉइंट के बीच में होते हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट, इन पैरेलल सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट रेड्यूस। पैरेलल सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है बेटा वो रेड्यूस होता है। कैसे रेड्यूस होता है इसको समझते हैं। यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने का मतलब यानी कि अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, शॉर्ट सर्किट के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएंगे। यानी कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट के चांसेस एकदम कम। कैसे होता है समझते हैं। मान लीजिए ये वायर कितने ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, 1 ओम, या तो मैं और कुछ मान के चलता हूं, 1 ओम नहीं लेता हूं, मैं 2 ओम ले लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, 2 ओम का है, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। याद रखिएगा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। देखो सब 2 ओम का है, तो 1/Rp इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया बेटा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। ये तो Rp आया। तो Rp रिसिप्रोकल इसका किए तो इसका भी रिसिप्रोकल होगा, दैट इज इक्वल 2/3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.67 आएगा। कितना आएगा 0.67। अब सोचो हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का रेजिस्टेंस 2 ओम था, लेकिन इनको ऐड करने पे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बन गया 0.6267, जो कि 2 से काफी कम है। तो यहां पर जो सर्किट में रेड्यूस होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो बेटा आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज होने का मतलब हीटिंग इफेक्ट कम होगा, जिससे कि शॉर्ट सर्किट के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा आएगी आपके वायर्स में। लेकिन अगर आप सीरीज कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, शॉर्ट सर्किट, बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस ज्यादा है, लेकिन क्या इसका डिसएडवांटेज भी है? हाँ, एक सिंगल डिसएडवांटेज है। क्या? क्योंकि आपको हर एक एप्लायंस के लिए अलग वायर, अलग स्विच रखना होगा। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है बस। लेकिन फिर भी हम अपने घरों में इसको यूज करते हैं, यानी कि हमारे डोमेस्टिक यूज में जो कनेक्शन यूज होता है वो होता है बेटा पैरेलली। हाँ, पैरेलली मैक्सिमम होते हैं। कुछ पार्ट्स अगर हमारे घरों में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, अगर एक सिंगल रूम में नंबर ऑफ लाइट्स ज्यादा हैं, 6 लाइट्स 7 लाइट्स इस तरीके से हैं,
तो हम उनमें से एक दो लाइट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दो लाइट सीरीज में कनेक्ट कर दिए, बाकी की दो लाइट सीरीज में कनेक्ट कर दिए। इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लेके भी चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम पैरेलल ज्यादा यूज करते हैं ताकि आप हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अपनी मन से यूज कर सकें। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो क्या रहा है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वर्क डन होता है बेटा, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज कैलकुलेटेड एज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी बाय द टाइम। तो पावर इज इक्वल टू W बाई टी। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वॉट। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, तो कह रहा है द पावर ऑफ 1 वॉट। अब 1 वॉट को डिफाइन कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह रहा है? द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो जब 1 जूल पर सेकेंड के रेट से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करता है तो वो कितना पावर रेटिंग होता है? 1 वॉट का। इसकी कुछ बड़ी यूनिट भी होती है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, जिसे KW कहते हैं या 1000 वॉट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब देखिएगा, यहां पर हम इलेक्ट्रिकल पावर को कहते हैं कि वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम का मतलब हो गया एनर्जी कंज्यूम, सीधे सीधे समझिएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर रेट कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन। भाई वर्क, जो वर्क डन होता है, कैपेसिटी टू डू ए वर्क होता है, सॉरी वर्क डन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन क्या होता है। भाई नॉर्मली जो वर्क डन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी करते हैं, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू ए वर्क। तो हम अपनी एनर्जी से वर्क को करते हैं, तो जितना हम वर्क करते हैं उतनी हम एनर्जी स्पेंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर में जो एनर्जी आती है वो भी वर्क डन के इक्वली होती है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं द इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझते हैं। देखिएगा, यहां पर लिखा गया P इज इक्वल टू W बाई टी। अब इसके आगे P इज इक्वल टू VIT लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि W की वैल्यू जो होती है बेटा वो V इंटू I इंटू T के इक्वल होती है। यानी कि V इज इक्वल, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। यहाँ कैपिटल I है, स्मॉल I आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कैपिटल I सब जगह लिख रहे हैं तो हम भी कैपिटल I लिख देते हैं। तो VIT, तो मैंने W की जगह VIT लिख दिया। अब देखिए यहाँ T से T क्या हो गया? कैंसिल, तो क्या आया? VI। तो एक्चुअल पावर इज इक्वल टू VI। पावर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? VI। पावर इज इक्वल टू VI और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। आगे देखिए, कुछ और इनके अलग डेरिवेशंस को देख लेते हैं। आगे कह रहा है इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब यहां से डिफाइन कर रहे हैं 1 वॉट को। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं 1 वॉट को डिफाइन कर रहा हूं। कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट and the device carries a current of 1 ampere, then power becomes 1 watt। तो according to this ये डिफाइन करते हैं 1 watt को। ठीक है, अच्छा इसके आगे और फॉर्मूला देखो, हमको यहां पर पता है, ध्यान रखिएगा, हमको यहां पर पता है कि P इज इक्वल टू V इंटू I है। हम V की वैल्यू रख देते हैं। V की वैल्यू क्या है? IR। तो अगर P की जगह V की वैल्यू IR कर देते हैं, सॉरी, तो I इंटू R और इंटू I है, तो I क्या हो गया? I स्क्वायर हो गया। सो दैट्स वाई यहां पर क्या आ गया? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, तो एक फॉर्मूला हमारे लिए ये भी जनरेट होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको इरेज करके समझाता हूं तो देखिएगा क्या कर सकते हैं आगे। और हमको फॉर्मूला तो पता ही है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। इस बार हमने V की वैल्यू रखी थी, इस बार हम I की वैल्यू रख देते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाता है? V बाई R। तो P इज इक्वल टू V इंटू I की वैल्यू होती है V बाई R। तो ये क्या हो गया? V स्क्वायर इंटू R। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिख रहा है? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, बिकॉज I इज कैलकुलेटेड एज V बाई R। समझ में आया? हो, तो हमारे पास पावर की यहां पर 3, ठीक है, हमारे पास पावर को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तीसरा फॉर्मूला
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास 3 फॉर्मूलेज होते हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब आगे देखिए, कैलकुलेटिंग एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैलकुलेट होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। कैसे? हमने यहां देखा है बेटा, देखो यहां कैसे लाते हैं हम लोग, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बेसिक जनरल फॉर्मूला आपने देखा है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो किसी बॉडी के थ्रू किया गया वर्क डन उसके थ्रू स्पेंड एनर्जी के इक्वल होता है। देन इट मींस टू से पावर इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। हो गया कि नहीं हो गया? तो वही यहां डिफाइन करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी कि E इज इक्वल टू P इनटू T। ठीक है, E इज इक्वल टू P इनटू T। आगे देखते हैं, अब इसकी जो SI यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, वाट आवर, क्योंकि पावर की यूनिट वाट और टाइम की यूनिट आवर, वाट आवर। इसकी जो यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, वाट आवर। अब तुमसे कहता है 1 वाट आवर को डिफाइन करो, तो 1 वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed when an electrical appliance of 1 watt of power is used for 1 hour। यानी कि अगर मैं 1 वाट के पावर के किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को 1 आवर तक यूज करता हूं तो 1 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम होती है। 1 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम होती है अगर 1 वाट आवर का कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, 1 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस 1 आवर तक आप यूज करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ बड़ी यूनिट होती है जिसे हम कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये किलोवाट में, वाट में सिंपल और इसमें किलोवाट का मतलब 1000 हो जाता है। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैविंग पावर रेटिंग 1 किलोवाट या 1000 watt is used for 1 hour। तब हम कहते हैं कि that is 1 किलोवाट। अब ये जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है, किलोवाट आवर जो एनर्जी होती है, इसका जूल से कितना रिलेशन आता है, तो होता है 1 किलोवाट आवर का जूल से रिलेशन आता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कितना आता है बेटा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना आता है। ओके, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसकी आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार इसको क्विक रिवाइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। बात की बेटा एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द सर्किट्स की। तो सीरीज के ज्यादातर डिसएडवांटेज हैं, केवल एक सिंगल एडवांटेज होता है कि वो लो कॉस्ट होता है। पैरेलल के सभी एडवांटेज हैं, केवल एक सिंगल डिसएडवांटेज होता है कि वो हाई कॉस्ट होता है। इसके बाद बात की पावर की। पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। अब जो वर्क डन होता है यही होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। तो इसमें हम लोगों ने इसके फॉर्मूला वगैरह देखे, किस तरीके से कैसा रिलेशन निकालते हैं, इसको हम लोगों ने देखा। हाँ, पावर के बेसिक 3 फॉर्मूले हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखे। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये बेसिक 3 फॉर्मूले जो कि हमेशा लर्न होने चाहिए। इसके बाद बात की हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसका मतलब होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वाट आवर या किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का जूल के साथ जो रिलेशन आता है बेटा वो आता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल इन 1 किलोवाट आवर। ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। तब तक अपने ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय।